हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्यूरियोसिटी बॉक्स। आज जो हमारा टॉपिक है, अब हम नया चैप्टर एक शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर का नेम है द लिविंग वर्ल्ड, राइट। तो इस चैप्टर में हम बेसिकली क्या देखेंगे कि जो लिविंग है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है, जितने भी है, चाहे प्लांट हो, चाहे एनिमल्स हो, चाहे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, ठीक है, वो सारे लिविंग है। उनकी क्या करेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं जो कि उनको नॉन लिविंग से अलग बनाती है। ठीक है, तो मतलब इस चैप्टर के बाद हमें ये पता लग जाएगा कि लिविंग और नॉन लिविंग में क्या डिफरेंस होता है, राइट। दूसरी चीज, इसमें हम थोड़ी बहुत बायोडाइवर्सिटी के बारे में भी पढ़ेंगे, थोड़ी सी डेफिनेशंस वगैरह देखेंगे, ठीक है, कि बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, और नोमेनक्लेचर कि कैसे हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को एक नेम देते हैं, ठीक है, कैसे उसकी क्लासिफिकेशन की जाती है, राइट। ओके, तो हम शुरू करते हैं लिविंग से। तो थोड़ा बहुत तो हमें पता ही है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनके क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। अगर मैं बोलूं कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, सपोज करो कोई एनिमल ले लो, ठीक है, कैट ले ली हमने, तो कैट एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसके क्या करेक्टरिस्टिक फीचर्स होंगे। पहला करेक्टरिस्टिक फीचर कि वो ग्रोथ शो करेगी। कैट जो है वो ग्रोथ शो करेगी, पहले छोटी होती है, फिर धीरे धीरे वो बड़ी होगी, है ना। दूसरा है हमारा मेटाबॉलिज्म, उसमें सारे मेटाबॉलिक जो प्रोसेसेस होते हैं वो होंगे, डाइजेशन हो गया, ठीक है, जितने भी सारे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस उसमें होंगे। तीसरी चीज है सेल्फ रेगुलेटिंग, उसकी जो बॉडी है वो सेल्फ रेगुलेटिंग होगी, है ना। नेक्स्ट इज कॉन्शियस, कॉन्शियसनेस होगी उसमें। कॉन्शियसनेस क्या होती है, अगर किसी ने उस पर पत्थर मारा तो वो अपने को बचाने के लिए भागेगी, मतलब वो कॉन्शियस है कि उसके आसपास क्या हो रहा है, राइट, उसको हम बोलते हैं कॉन्शियसनेस। नेक्स्ट इज रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन भी करेगी वो। एक कैट है, आगे जो वो बच्चे देगी तो उसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन, राइट। तो ये सारी जो फीचर्स है, ये सारे फीचर्स एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में होते ही होते हैं, और ये फीचर्स नॉन लिविंग में हमें प्रेजेंट, नॉन लिविंग में प्रेजेंट नहीं होगा। ओके, तो अब जो हम नेक्स्ट करेंगे, इन्हीं इन्हीं करेक्टरिस्टिक फीचर्स को हम देखेंगे कि किस तरीके से जो इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक फीचर्स है, किस तरीके से वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में होते हैं और क्या क्या काम करते हैं, राइट। तो सबसे पहले जो हमारा फीचर है ग्रोथ, देखो इसमें हम सिर्फ 4 के बारे में पढ़ेंगे। पहला है हमारा ग्रोथ, दूसरा है हमारा रिप्रोडक्शन, तीसरा है हमारा मेटाबॉलिज्म, और चौथा है कॉन्शियसनेस। ये 4 ऐसे करेक्टरिस्टिक फीचर्स है जो कि लिविंग में बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मेन है, तो इसलिए हम इन चारों के बारे में पढ़ेंगे, राइट। तो पहला तो है बच्चे ग्रोथ। ग्रोथ के बारे में हमें पता ही है क्या होती है ग्रोथ। ग्रोथ में सेल का जो साइज है, अगर मैं कोई सेल ले रही हूँ उसका जो साइज है, अब मैंने कैट की एग्जांपल ली थी, है ना। अब जो कैट का जो सेल है, अब कैट बड़ी हो रही है, तो हमें कैसे पता लगेगा कैट बड़ी हो रही है, मतलब उसके जो सेल के जो साइज है वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। और उसमें माइटोसिस भी हो रही है, और जो माइटोसिस होती है क्या होता है, सेल का डिवीजन होता है, मतलब उसका जो सेल नंबर है, सेल नंबर भी इंक्रीज हो रहा है, तो इस वजह से उसमें क्या होगी, ग्रोथ होगी। ओके, अब जो अगर हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो ऑर्गेनिज्म एक से ज्यादा सेल से बने हैं, मल्टी मतलब एक से ज्यादा ना, बहुत सारे। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की एग्जांपल कौन कौन सी होगी, ह्यूमंस हो गए, कैट हो गए, डॉग हो गया, तो ये सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है। अब जैसे यहाँ पे देखो, ये हमारे पास डॉग है, तो धीरे धीरे विद टाइम क्या होता है, इसमें ग्रोथ होती है, साइज इसका इंक्रीज करता है, सेल इसके डिवाइड करने शुरू करते हैं, और ये जो ग्रोथ है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म का फीचर है, ठीक है। अब बच्चे मैं बात कर रही थी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में जो ग्रोथ होती है वो रिप्रोडक्शन से अलग होती है।
समझ आ रही बात? मतलब मेरे ग्रोथ हो रही है किसी भी मल्टी सेलुलर में। सपोज करो ये डॉग ही ले लो, डॉग में ग्रोथ हो रही है। जब मेरा डॉग ग्रो कर जाएगा, ठीक है, एक अल्टीमेट एक साइज तक इंक्रीज कर जाएगा, जब उसमें ग्रोथ हो जाएगी, उसके बाद क्या होगी, वो रिप्रोडक्शन करने लग पड़ेगा। ठीक है, मतलब ग्रोथ अलग होती है और जब एक बार कंप्लीट ग्रोथ हो जाती है फिर रिप्रोडक्शन शुरू हो जाती है। अब कोई डॉग इस उम्र में तो रिप्रोडक्शन नहीं करेगा ना, अल्टीमेटली जब वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, उस ग्रो कर जाएगा, तब रिप्रोडक्शन करेगा। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन अलग अलग टाइम पर होते हैं। ओके, बट यूनिसेलुलर में क्या होता है? यूनिसेलुलर जैसे कि हमारे आगे बैक्टीरिया। अब बच्चे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ना ग्रोथ और रिप्रोडक्शन अलग अलग डिफाइंड नहीं है। ये सॉर्ट ऑफ मतलब एक तरीके से हमने मल्टी सेलुलर में ग्रोथ को अलग पढ़ा और रिप्रोडक्शन को अलग, पर यूनिसेलुलर में क्या होगा? यूनिसेलुलर में ये दोनों अलग नहीं होंगे। जब हमारा बैक्टीरिया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स थोड़ा ग्रो कर जाएगा, जब उसका सेल का साइज इंक्रीज कर जाएगा, तो वो क्या करता है, दो में डिवाइड कर जाता है। अब जब हमारा बैक्टीरिया दो में डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब एक से दो बन रहे हैं बैक्टीरिया, डॉटर सेल्स यहाँ पे बन रहे हैं, है ना, ये दो हमारे पास डॉटर सेल्स बन गए। तो ये एक तरीके से इनकी रिप्रोडक्शन ही हुई कि हाँ, एक था, एक से दो बन गया, राइट। तो जो यूनिसेलुलर होता है उसमें ये चीज डिफाइन नहीं होती कि कब जाके, जब वो ग्रो कर जाता है थोड़ा बहुत, उसके बाद वो रिप्रोड्यूस कर जाता है, या फिर हम कह सकते हैं जब वो ग्रो कर जाता है फिर दो बन जाता है। तो यूनिसेलुलर में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन अलग अलग या फिर डिफाइंड नहीं है, अलग अलग। ठीक है, एक और चीज जो आपको ग्रोथ में याद करनी है वो ये है, अब सपोज करो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। हम बात कर रहे थे ग्रोथ की, है ना, ग्रोथ में हमने बोला कि जो साइज है वो इंक्रीज कर जाता है। अब सपोज करो आपके पास एक हाँ, आपके पास एक बॉल है, ठीक है, आप क्या कर रहे हो, उस बॉल के ऊपर मिट्टी डाल रहे हो। आपने अच्छे से बॉल ली, बॉल को मिट्टी से कवर किया, फिर आप और मिट्टी डाल रहे हो, और ज्यादा मिट्टी डाल रहे हो। अब क्या हो रही है, अल्टीमेटली उसका साइज तो इंक्रीज कर रहा है। पहले अगर वो इतनी थी, आपने क्या किया, उसके ऊपर और ज्यादा कवर करते गए, उसे करते गए, अल्टीमेटली वो इतनी हो गई। तो इसका साइज तो इंक्रीज कर रहा है, और हमने बोला था कि जो ग्रोथ होता है ग्रोथ में भी साइज इंक्रीज करता है। तो क्या ये जो बॉल है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है? नहीं, ये तो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो ग्रोथ में एक जो फीचर हमने याद करना है वो ये कि जो ग्रोथ होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, वो ग्रोथ जो होती है वो इंटरनल ग्रोथ होती है। ठीक है, मतलब अंदर से, जैसे ये मेरे पास सेल है, अंदर से चीजें ग्रो करेंगी, इंटरनली ग्रो करेंगी। अब जो बॉल मैंने ली थी इसमें तो मैं बाहर से वो डाल रही थी ना, उसमें मिट्टी डाल रही थी ना, ताकि उसका साइज जो है वो इंक्रीज कर जाए। बट जो लिविंग है, लिविंग में बाहर से नहीं, अंदर से ग्रोथ होगी। जैसे आपके पास ये डॉग की एग्जांपल मैंने बताई थी। अब क्या इसके ऊपर जो डॉग है इसके ऊपर आप बाहर से थोड़ा ना सेल्स डाल रहे हो, अंदर से सेल्स डिवाइड कर रहे हैं ना, अंदर से ग्रोथ हो रही है इसकी। तो ये जो ग्रोथ है ये इंटरनल होती है, किसमें, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, और नॉन लिविंग में ये एक्सटर्नल होती है। तो ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक फीचर है रिप्रोडक्शन। तो बच्चे हम कह सकते हैं कि जो ग्रोथ है वो एक ऐसा फीचर है जो कि लिविंग में होता है। सेकंड जो है वो रिप्रोडक्शन है। ग्रोथ एक डिफाइनिंग फीचर था कि रिप्रोडक्शन होगी, उसमें इंटरनली ग्रोथ होगी ही होगी। रिप्रोडक्शन में क्या होता है, एक सेल है, एक जो सेल है वो रिप्रोड्यूस करता है और अपने जैसे और ज्यादा सेल्स बनाता है। ठीक है, अपने जैसे और ऑर्गेनिज्म बनाता है। एक कोई भी ऑर्गेनिज्म होगा अपने जैसे ही, अपना ही टाइप का और ऑर्गेनिज्म बनाएगा। जैसे ह्यूमंस है, ह्यूमंस जब रिप्रोड्यूस करते हैं तो ह्यूमंस ही बनाते हैं ना, डॉग या कैट तो नहीं बना देते ना। तो रिप्रोडक्शन में क्या होगा, कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने जैसा अपने टाइप का और ऑर्गेनिजम्स बनाएगा, उसे हम रिप्रोडक्शन बोलते हैं। जैसे कैट है, कैट सिर्फ कैट बना सकती है,
डॉग है, डॉग सिर्फ डॉग बना सकता है, ह्यूमंस नहीं बना सकता। तो रिप्रोडक्शन में अपने ही टाइप का ऑर्गेनिज्म बनेंगे, ठीक है। अब बच्चे जो रिप्रोडक्शन होता है ये दो तरीके के होंगे, एक होगा हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होगा हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, पहले हम एसेक्सुअल को समझते हैं। बच्चे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया में होते हैं, ठीक है। जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, बैक्टीरिया होता है, उनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई गैमीट नहीं बनता, नो गैमीट फॉर्मेशन। अब आप बोलोगे गैमीट क्या होते हैं। देखो, अगर मैं ह्यूमंस की एग्जांपल लूं, ह्यूमंस में एक मेल होता है और एक फीमेल होती है। मेल और फीमेल दोनों अपने अपने गैमीट बनाते हैं। मेल जो है वो मेल गैमीट बनाता है, फीमेल जो है वो फीमेल गैमीट बनाती है। जब रिप्रोडक्शन होनी होती है तो ये गैमीट आपस में फ्यूज करते हैं, मिलते हैं, ठीक है। और जिसकी हेल्प से हमारा जो रिप्रोडक्शन होती है और एक नया ऑर्गेनिज्म बनता है। तो ये क्या हो रहा है, गमीट बन रहे हैं, ठीक है। जैसे स्पर्म्स हो गया जो मेल बनाता है, और एग होगी जो फीमेल, एग या ओवम भी बोलते हैं, जो कि फीमेल बनाती है। तो लेकिन जो बैक्टीरिया है जिसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है उसमें कोई गमीट नहीं बन रहा, ओके। और इसके एग्जाम्पल है हमारे बैक्टीरिया। तो अब सेक्सुअल में क्या होगा, सेक्सुअल में एग्जाम्पल बताओ, ह्यूमंस हो गए, ठीक है, और एनिमल्स हो गए और प्लांट्स हो गए, इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। तो बच्चे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे पहले तो गैमीट बनते हैं। जैसे हमने देखा था कि एसेक्सुअल में कोई गैमीट नहीं बनता, लेकिन सेक्सुअल में गैमीट फॉर्मेशन होगी, ठीक है। मेल मेल गैमीट बनाएगा, फीमेल फीमेल गैमीट बनाएगी, जैसे मैंने ह्यूमंस के केस में बताया था। मेल जो है वो स्पर्म बनाएगा, फीमेल जो है वो ओवम बनाएगी, ठीक है। स्पर्म और ओवम जब मेट करेंगे, जब फ्यूजन होगा तो क्या होगा, एक नया ऑर्गेनिज्म बनेगा। इसको हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब यहाँ पे आके देख लेते हैं, ये रही फीमेल, फीमेल ने एग बनाया, ये रहा मेल, मेल ने स्पर्म्स बनाए, जाइगोट बना जब एग और स्पर्म फ्यूज हो गए, और जाइगोट से आगे क्या बना, एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से आगे पूरा बेबी बन जाएगा, ओके। तो ये हो गई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल किसमें होती है, जैसे बैक्टीरिया, जैसे कि हमारा अमीबा हो गया, ठीक है, अमीबा हो गया, इसमें भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। और हमारे जितने भी बैक्टीरिया वगैरह हो गए, इनमें एसेक्सुअल होती है। तो इनमें क्या होता है, जो सेल होगा जब वो थोड़ा ग्रो करने लग पड़ेगा, जब सेल, देखो सेल मेरे पास इतना है, अब सेल क्या होगा, विद टाइम सेल का साइज बढ़ेगा, क्योंकि वो खाना भी खाएगा, बहुत सारी अपनी एक्टिविटीज करेगा, जिसकी वजह से धीरे धीरे उसका साइज क्या होने लग पड़ेगा, बड़ा होने लग पड़ेगा। अब सेल जब इतना बड़ा हो गया, अब अगर सेल अब दो में टूट जाएगा, क्योंकि अगर वो इतना ज्यादा लार्ज साइज का हो गया और वो अगर उसने दो में नहीं टूटा, फिर क्या होगा, वो तो फिर उसका साइज तो बहुत ही ज्यादा बढ़ता रहेगा, है ना। तब तो बहुत ज्यादा बड़े बड़े हमारे पास ये प्रोकैरियोट्स बैक्टीरिया आने लग पड़ेंगे, पर बैक्टीरिया तो बहुत छोटे होते हैं, आपने देखा होगा, ठीक है। तो जो बैक्टीरिया होता है क्या करता है, जब उसका बहुत ज्यादा, जब उसका साइज इंक्रीज कर लेता है तो वो डिवीजन, माइटोसिस शो करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, मेरा सेल डिवाइड कर गया और दो डॉटर सेल बना देता है। तो इस चीज को हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। अब इसमें कोई इसने गैमीट नहीं बनाया, कोई इसने कुछ नहीं किया। एसेक्सुअल में एक ही ऑर्गेनिज्म इंक्लूडेड होता है। देखो, पहले एक ही तो है ना, ये एक ही तो बैक्टीरिया है, एक ही बैक्टीरिया ने दो बना दिए, लेकिन सेक्सुअल में दो ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड होते हैं, एक मेल होगा और एक फीमेल होगा, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई आपको कि एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या डिफरेंस होता है। अब बच्चे, कई बार आपने देखा होगा कि कई ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं
मैंने बोल दिया था कि रिप्रोडक्शन जो है वो एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसका, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, है ना। लेकिन कई ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो कि रिप्रोडक्शन नहीं शो करते, ठीक है, यानी कि वो आगे अपने जैसा एक जो ऑर्गेनिज्म है, अपने जैसा जो बच्चा है वो नहीं बना पाते, रिप्रोडक्शन नहीं शो कर पाते, तो क्या वो लिविंग नहीं है? जैसे कि एग्जाम्पल आपने सुना होगा लाइगर। लाइगर क्या होता है? लाइन प्लस टाइगर का हाइब्रिड होता है, ठीक है, लाइगर, ऐसे इसका नेम रख दिया। उसके बाद आपने दूसरा ऑर्गेनिज्म देखा होगा म्यूल। म्यूल जो होता है वो हॉर्स और डोंकी का हाइब्रिड होता है, ठीक है। और आपने हनी बीज, जो वर्कर हनी बी होती है, वर्कर हनी बी, देखो आपने देखा होगा ना, जो हनी बीज जो होती है, जो वो मधुमक्खियां जो होती है, जो फ्लावर्स के ऊपर जाके शहद वगैरह बनाती है, वो वर्कर हनी बीज होती है, वो काम करती रहती है, पूरा टाइम लगी रहेगी। तो वो जो वर्कर हनी बीज होती है ना, वो रिप्रोडक्शन नहीं कर पाती, वो स्टीराइल होती है, ठीक है। सिर्फ और जो क्वीन होती है वो रिप्रोडक्शन कर पाती है, क्वीन हनी बी। लेकिन जो वर्कर है वो आगे अपने जैसे बच्चे नहीं दे पाती, तो वो स्टीराइल होती है। और ये नेचर में ही ये ऐसा होता है, नेचुरली, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट और कौन सी एग्जांपल्स आएंगी, अभी बस मुझे इतनी याद है, आप नोट्स में देख लेना और कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं। तो ये जो कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनमें रिप्रोडक्शन नहीं हो रही है, ये क्या है, मतलब ये हमारे ऑर्गेनिजम्स स्टीराइल है। अगर ये ऑर्गेनिज्म स्टीराइल है, इनमें कोई रिप्रोडक्शन नहीं हो रही है, पर ये फिर भी लिविंग है, तो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि जो रिप्रोडक्शन है वो एक डिफाइनिंग फीचर है लिविंग का? नहीं, इसका मतलब जरूरी नहीं है कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करेगा, ठीक है। कई लिविंग ऑर्गेनिजम्स होने के बावजूद रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, जैसे लाइगर, म्यूल, वर्कर हनी, ओके। अब बच्चे जो लाइगर और म्यूल है ना, ये बात आप एक याद रखना, लाइगर और जो म्यूल है ये हमने लैब में बनाए थे, ओके। और जो हनी बी है वो तो नेचुरली ही, वर्कर हनी बी तो नेचुरली ही होती है हमारे नेचर में, पर जो लाइगर और म्यूल है इनका जो हाइब्रिड है ये हमने लैब में बनाया था, इसलिए ये स्टीराइल होते हैं, एक म्यूल आगे और म्यूल को पैदा नहीं कर सकता। ये हमने इसलिए बनाए थे लैब में। देखो जो म्यूल होता है ना, कभी आपने देखा होगा, जो अगर आपने म्यूल देखा है तो म्यूल बहुत ज्यादा काम करता है, बहुत ज्यादा मतलब हार्ड वर्किंग होता है। तो हमने क्या किया था, हमें कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म चाहिए था जिसमें हॉर्स जैसी क्वालिटीज भी हो और डोंकी जैसी क्वालिटीज भी हो। अब आपने देखा होगा जो डोंकी होता है बहुत ही ज्यादा भारी भारी चीजें लेके आ जा सकता है ना, बहुत ज्यादा काम करता है। और जो हॉर्स होता है बहुत तेज भागता है, बहुत एक्टिव होता है, लेकिन डोंकी इतना एक्टिव नहीं होता। लेकिन जो हॉर्स है वो काफी ज्यादा अच्छा एक्टिव वगैरह होता है। तो हमने क्या सोचा, हमने सोचा क्यों ना मैं एक ऐसी चीज बना दूं, एक ऐसा एनिमल बना दूं जिसमें हॉर्स की क्वालिटी भी हो और डोंकी की क्वालिटी भी हो। तो हमने क्या किया, हमने लैब में फीमेल हॉर्स फीमेल हॉर्स का एग लिया या ओवम लिया, ओवम, और डोंकी का, मेल डोंकी का स्पर्म लिया, ठीक है। ये हमने लैब में ही क्रिएट किया है। म्यूल और लाइगर नेचर ने नहीं बनाए हैं, ये ह्यूमंस ने लैब में क्रिएट किए हैं, ठीक है। तो एग और स्पर्म्स को हमने फ्यूज कराया और क्या बना, हमारे पास म्यूल बन गया। और बच्चे ये जो म्यूल था, ये इसमें क्या था, हॉर्स की क्वालिटी भी थी, मतलब ये बहुत एक्टिव भी था और ज्यादा काम भी कर सकता था, ठीक है। तो जो म्यूल क्या है, हमारा हाइब्रिड है और स्टीराइल है। तो जब भी हमें नेक्स्ट म्यूल बनाना होगा, हमें क्या कर, हमें एक जो वो है लैब में ही हमें इन जो इसके वो एग और जो स्पर्म्स है उनको फ्यूज करवाना पड़ेगा, ओके।
नेक्स्ट है हमारा मेटाबॉलिज्म। बच्चे मेटाबॉलिज्म क्या होता है? कोई भी तुम्हारे अंदर एक्टिविटी हो रही है, तुम खाना खा रहे हो, खाना पच रहा है, मतलब एक तुम्हारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही है, ठीक है। तुम सांस ले रहे हो, ठीक है, रेस्पिरेशन कर रहे हो, आगे जो ऑक्सीजन वगैरह है, जो गैस है, एक्सचेंज हो रही है, गैसेस बाहर जा रही, तो ये सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी तुम्हारी बॉडी में होती रहती है कॉन्टिन्यूसली, ताकि तुम जिंदा रह सको, ठीक है। तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका एक फीचर है कि उसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती रहती है, ओके। एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटी दो तरीके के होते हैं, एक होता है कैटाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म और दूसरा होता है एनाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म is divided into two types, catabolism and anabolism. अब हम देखते हैं कैटाबॉलिज्म क्या होता है। देखो बच्चे, कैटाबॉलिज्म क्या होगा, तुमने हाँ, अभी हम फोटोसिंथेसिस जब हमने पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था फोटोसिंथेसिस में कि कार्बन डाइऑक्साइड आती है प्लस वाटर आता है और क्या बनाता है, C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज बनाता है, ठीक है। तो ग्लूकोज एक बहुत बड़ा कंपाउंड है और ग्लूकोज किससे बन रहा था, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से बन रहा था। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है ये छोटे कंपाउंड्स है थोड़े, ठीक है, और ग्लूकोज बना रहे हैं। तो जब हमारा छोटे छोटे कंपाउंड्स जुड़ के एक बड़ा कंपाउंड बनाते हैं उसको हम एनाबॉलिज्म बोलते हैं, ठीक है, एनाबॉलिज्म बोलते हैं, ओके। एंड अगर अगर हमारा, अब कैटाबॉलिज्म किसको बोलेंगे, कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म का उल्टा है। जब कोई हमारा बिगर कंपाउंड, सपोज कर लो ये ग्लूकोज मैंने ले लिया, सपोज कर लो कोई ग्लूकोज दोबारा से ये छोटे कंपाउंड्स में टूट गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कैटाबॉलिज्म। तो कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म का अपोजिट है। दोबारा मैं एक बार बता देती हूँ। हाँ, सपोज कर लो आपके पास एक बॉल है, तो ये मेरे पास एक बॉल आई, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इस बॉल को तोड़ दिया, छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ दिया, तो इसको मैं क्या बोलूंगी, कैटाबॉलिज्म, काट दिया, ठीक है, कैटाबॉलिज्म, किसी बड़े कंपाउंड को छोटे 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 में तोड़ देना। अब मैंने क्या किया, यही जो छोटे छोटे कंपाउंड्स थे इनको दोबारा जोड़ के दोबारा ये बॉल बना दी, तो इसको मैं क्या बोलूंगी, एनाबॉलिज्म, ठीक है। तो हमारे बॉडी में ये सब चीजें चलती रहती है, छोटे कंपाउंड बड़े कंपाउंड में चेंज होते रहते हैं, बड़े कंपाउंड छोटे छोटे स्मॉलर कंपाउंड्स में चेंज होते रहते हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल मेटाबॉलिज्म। नेक्स्ट इज कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस क्या होती है, कॉन्शियसनेस एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। देखो बच्चे, आप, अगर मैं ह्यूमंस की बात करूं, आपको पता लग रहा है कि आपके आसपास क्या चीजें हो रही है, आप देख सकते हो, आप सेंस कर सकते हो, है ना। अगर कोई आप पे कुछ, अगर कोई गर्म चीज आपके हाथ पे लग जाती है तो आप एकदम से हाथ हटा लेते हो, मतलब आप कॉन्शियस हो, आपको पता लग रहा है कि कोई तुम्हें हार्म कर रहा है ना। तो इसे कहते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड, जिसे हम बोलते हैं। तो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो कॉन्शियस होते हैं, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉन्शियस। सिमिलरली अगर मैं प्लांट्स की बात करूं, प्लांट्स भी लिविंग होते हैं। जो प्लांट्स होते हैं वो भी कॉन्शियस होते हैं, उनको भी पता होता है कि हमारे आसपास क्या हो रहा है, कैसे। अब देखो, आपने सनफ्लावर देखा होगा, सनफ्लावर हमेशा जहाँ पे भी सन, जहाँ से सन निकलता है उस तरफ, जहाँ पे सन होता है उस तरफ को अपना मुंह कर लेता है ना, जो सनफ्लावर होता है। तो इसका मतलब सनफ्लावर को पता है कि सूरज इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन से निकल रहा है, मतलब दैट प्लांट, वो जो प्लांट है वो कॉन्शियस है, उसे अपने आसपास का जो टेम्परेचर है उसका उसे पता लग रहा है, मतलब उसमें चेंजेस आ रहे हैं इन्वायरमेंट को देख के। तो प्लांट्स जो होते हैं वो भी कॉन्शियस होते हैं, ओके। तो जो कॉन्शियसनेस है ये भी एक डिफाइनिंग फीचर है, डिफाइनिंग फीचर ऑफ
लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब अगर हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म को बताना है तो हम बोलेंगे कि वो कॉन्शियस होता है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म भी एक डिफाइनिंग फीचर है, मेटाबॉलिज्म भी एक डिफाइनिंग फीचर है। रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग फीचर नहीं है, क्योंकि कई ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते बट लिविंग होते हैं, ठीक है। और ग्रोथ भी एक डिफाइनिंग फीचर है। तो अब मैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की अगर डेफिनेशन देखूं तो लिविंग ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जो सेल्फ रेप्लिकेटिंग होते हैं, यानी कि रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, सेल्फ रेगुलेटिंग होते हैं, अपने आप को रेगुलेट कर सकते हैं, इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है तो खुद को भी अपने आप को चेंज कर सकते हैं, इवॉल्विंग सिस्टम यानी कि इवॉल्व होते रहते हैं, कॉन्टिन्यूसली अपने आप में चेंजेस लाते रहते हैं, ठीक है। विच आर एबल टू सेंस द इन्वायरमेंट, और जो भी चीजें इन्वायरमेंट में हो रही है उसको सेंस कर सकते हैं, यानी कि कॉन्शियस है वो। तो ये हमारी एक एग्जैक्ट डेफिनेशन हो गई किसकी, लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ओके, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर टॉपिक जो है ये खत्म हो गया। आई होप यू लाइक द लेक्चर। थैंक यू।